चलिए शुरू करते हैं आज का नया एक्ट। वो है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ठीक है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 में, ठीक है, इसमें 3 एक्ट थे। एक था ट्रेड यूनियन, ठीक है, जो इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। दूसरा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और तीसरा है IESO, ठीक है। ये है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। तो पहले 2 एक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। ओके, तो ये सब्ज्यूम हुए हैं सभी किसमें, IRC 2020 में। येट टू बी इम्प्लीमेंटेड है ये IRC 2020, ठीक है। अभी तक जो है वो पुराने वाले ट्रेड यूनियन एक्ट और पुराने वाला ही ID एक्ट लागू है, ठीक है। इसी तरह से पुराने वाला IESO ही चला आ रहा है। तो ये 1946 का है, ठीक है, और ये लागू हुआ था या फिर एनफोर्स हुआ था 1947 में। तो देखो इस एक्ट में क्या खास बात है और ये एक्ट क्या कहता है और ये कैसे डिफरेंट है बाकी एक्ट से, ठीक है। तो इस एक्ट का एम जान लेते हैं पहले। सिंपल बात है कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो है, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर जो है वो अपने पास क्या रखता है, एम्प्लॉयज़ रखता है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ रखता है। तो एम्प्लॉयज़ की जो सर्विस कंडीशन होती है, ठीक है, या सर्विस रूल्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो पहले से डिफाइन होने चाहिए। जो भी सर्विस रूल्स होते हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लाइक ऐसा नहीं कि फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म टाइप की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस चीज़ को ये इंश्योर करता है। जैसे कि मान लो किसी के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि सेम लेवल पे काम कर रहे 2 वर्कर्स के लिए एक को लीव दी जा रही हो 1 महीने की 10 और एक को 8 दी जा रही हो, ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट क्या करता है, इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस रूल्स, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी इन, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन रूल्स, ओके, नॉर्म्स या रूल्स जो भी होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयर। तो इसमें एम्प्लॉयर करता क्या है, इसमें एम्प्लॉयर करता है कि सेट ऑफ रूल्स बना के रखता है पहले ही, ठीक है, जो कि कंडीशंस ऑफ वर्किंग होती हैं, कंडीशंस ऑफ वर्किंग होती हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, सेट ऑफ रूल्स बना के रखता है पहले से ही, ठीक है, और उन्हें ही बोला जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर। तो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है। द कंसेप्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर इज वन ऑफ द रीसेंट ग्रोथ्स इन रिलेशन टू इंडियन लेबर मैनेजमेंट, ठीक है। 1946 से पहले कोई भी कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था, ठीक है, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता था कि आप अगर यहाँ एम्प्लॉय रहते हो तो आपको वेजेस कितने मिलेंगे फिक्स, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं होता था। ना ही उसमें कुछ इंक्रीमेंट की बात होती थी और ना ही उसमें कुछ लीव्स की बात होती थी, ना ही जो सर्विसेज उसको प्रोवाइड कराई जाएंगी इस बारे में कोई भी बात होती थी, ठीक है। और ऐसा कुछ भी रूल नहीं होता था, ठीक है। वेयर इन ए वर्कमैन वर एंगेज ऑन ए इंडिविजुअल बेसिस विद अनसर्टेन एंड वेग्यू टर्म्स ऑफ वेग टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स हैं वो क्लियर नहीं होती थी, टर्म्स एंड कंडीशन जो होती थी वो नहीं होती थी। इस एक्ट से पहले कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती थी। कोई 10 घंटे काम ले रहा है वर्किंग आवर्स में, कोई 11 घंटे काम ले रहा है, 10 घंटे काम ले रहा है, तो इस चीज़ के लिए कोई रूल नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट्स को कम करने के लिए ये एक्ट को लाया गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ठीक है। इसका एम क्या हुआ वो हम जान ही चुके हैं। टू एंश्योर दैट एम्प्लॉयर्स डिफाइन एंड कम्युनिकेट यूनिफॉर्म एंड क्लियर, ठीक है, क्लियर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वर्कमैन, देयर बाय रिड्यूसिंग डिस्प्यूट्स एंड प्रोमोटिंग ट्रांसपेरेंसी इन सर्विस रूल्स। ये है एम कि टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं, ठीक है, क्लियर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट या टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो भी हैं वो पहले से कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और सबके लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले से एक स्टैंडिंग ऑर्डर, स्टैंडिंग का ऑर्डर का होता है मतलब होता है ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे तो सेम ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्ट टू रेगुलेट द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय रिक्वायरिंग एम्प्लॉय टू डिफाइन। देखो अब ये क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे किसको, जो भी सर्विस कंडीशंस होंगी या कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होंगी, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को इसमें क्या कर दिया जाएगा, पहले से डिफाइन कर दिया जाएगा, सर्टिफाई करवा लिया जाएगा, ठीक है। और ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, वो किसके बारे में होंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर,
कि वेदर वो परमानेंट है, ठीक है, टेम्परेरी है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे है, ठीक है। इसमें सारी क्लासिफिकेशन होगी कौन से वर्कर्स के लिए लागू होता है ये। उसके उसमें वर्किंग आवर डिफाइन होंगे कि किसी से हम कितना काम लेंगे, उसमें ये डिसाइड होगा कि कितने दिन काम करने पे कितनी अर्नड लीव मिलेंगी, ठीक है, और हॉलीडेज डिसाइड होंगे कि कितने हॉलीडेज मिलेंगे, और मिसकंडक्ट अगर होगा तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी, ठीक है, और किसे मिसकंडक्ट माना जाएगा, ठीक है। और ग्रीवांस रिड्रेसल मींस कोई कंप्लेन सेटलिंग एजेंसी होगी या नहीं होगी, ठीक है, कोई बेंच होगा ऐसा या नहीं होगा। ये है यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और फेयरनेस लाने के लिए। क्यों, देखो मान लो आप कहीं जॉब करने जाते हो, ठीक है, तो आपको क्लैरिफाई नहीं किया जाता कि आपसे क्या काम करवाया जाएगा, ठीक है, आपको क्लैरिफाई नहीं किया जाता, यानी कि उसने टर्म कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताई ही नहीं, ठीक है, क्या काम करवाया जाएगा, ठीक है, और ये भी नहीं बताएगा कि कितने घंटे काम करना होगा, ठीक है, या फिर आपको कुछ और बता दिया, किसी और एम्प्लॉय को कुछ और बता दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सेट ऑफ रूल्स फिक्स रहते हैं, ठीक है, ये पहले से डिफाइन करने पड़ते हैं और सर्टिफाई करवाने पड़ते हैं। अभी देखेंगे प्रोसेस क्या होता है सर्टिफाई करवाने का, ठीक है। अब देखो, अगर इसके एक ब्रीफ में पढ़ना चाहो कि अ, क्या ऑब्जेक्टिव्स रह सकते हैं, और ठीक है, टू प्रोवाइड रेगुलर स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉर वर्कर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मींस वही सेट ऑफ रूल्स, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वर्कर को, फैक्ट्रीज को और वर्किंग रिलेशनशिप को, ठीक है। और इंश्योर दैट द एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेज द टर्म्स एंड कंडीशन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो एम्प्लॉयज को समझ में ही आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इतनी वेग हो वो कि उसको समझ में ना आए, ठीक है, जिससे कि एक्सप्लॉयटेशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ऐसा नहीं, सेट ऑफ रूल्स में लिखा है कि 10 घंटे काम करवाया जाएगा आपसे, लेकिन आपको 15 घंटे काम करवाया जा रहा है, इसका मतलब अनअवेयरनेस है किसमें, वर्कर में, तो वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टू प्रमोट इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी बाय सपोर्टिंग फेयर इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस। भाई सारी प्रैक्टिस को फेयर रखना है, ऐसे वाली प्रैक्टिस कोई नहीं करनी कि 10 घंटे कह के और 15 घंटे काम करवा लिया। अब एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट की बात आती है कि एप्लीकेबल कितने पे होता है, तो सिंपल बात है, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मोर देन 100 वर्कर्स एट प्रेजेंट और एज नोटेड ऑन एनी डे इन द प्रीसीडिंग ईयर। पिछले किसी भी साल में एक भी दिन अगर 100 से ज़्यादा वर्कर थे तो ये क्या होता है, लागू होता है। और जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे ऑथोराइज है, वो किसी इसके एप्लीकेशन के लिए इसकी लिमिट को कम भी कर सकती है, ठीक है, कम भी कर सकती है, ओके, कम भी कर सकती है। अभी अगर आप देखोगे ना आईआरसी में, तो आईआरसी में ये 100 की जगह क्या कर दिया गया है, 300 कर दिया गया है, ठीक है, 300 कर दिया गया है, आईआरसी में 300 कर दिया गया, ये एक अमेंडमेंट है, ओके। द एक्ट अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विद 100 और मोर वर्कर, एक्सटेंडेबल बाय गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिशमेंट विद 50 और मोर वर्कर। देखो भाई, गवर्नमेंट चाहे ना तो वो 50 तक भी, जहाँ 50 ही मेंबर हों, वो 50 या उससे ज़्यादा हो, लेकिन 100 से तो ज़्यादा होगा ही होगा, 50 से ज़्यादा पर भी ये जो आईएसओ एक्ट है वो लागू कर सकती है, ठीक है। तो सेक्शन 2I जो है आईएसओ का, ठीक है, वो क्या कहता है देख लीजिए, इसमें कुछ डेफिनेशंस होंगी। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट की जो डेफिनेशन उन्होंने उठाई है वो उठाई है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की, ठीक है। फैक्ट्री एज एक्सप्लेन्ड इन फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्री एक्ट में अपने पढ़ चुके हैं फैक्ट्री क्या होती है, जहाँ पर 10 व्यक्ति काम करते हों, ठीक है, विद द एड ऑफ पावर, या फिर 20 और मोर काम करते हों विदाउट द एड ऑफ पावर। अब इस लिमिट को भी कम कर दिया गया, इसको 10 और 20 की बजाय क्या कर दिया गया था, 20 से 40 कर दिया गया था, किसमें, आईआरसी में। 10 से 20 की बजाय 20 से क्या कर दिया गया था, 40 कर दिया गया था, ठीक है। रेलवे इंडस्ट्री होगी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हु एम्प्लॉयज वर्कर फॉर फुलफिलिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द ओनर ऑफ एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 2E, ये भी इसमें आता है, ठीक है। वर्कमैन एज स्पेसिफाइड, देखो वर्कमैन जो है वो 2S में स्पेसिफाइड है आईडी एक्ट के, उसकी डेफिनेशन भी सेम रहेगी, ठीक है। इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर दिस एक्ट रेफर टू फैक्ट्रीज, रेलवे, सच अदर एस्टेब्लिशमेंट वेयर वर्कमैन आर एम्प्लॉयड एज नोटिफाइड द गवर्नमेंट एंड इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट डिफाइंड अंडर पेमेंट वेजेस एक्ट, ठीक है। कुछ नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था इसमें। एक्सक्लूड कौन कौन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और प्रिजन सर्विसेज, ठीक है। और कौन नहीं आते, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, हम पढ़ चुके हैं आईडी एक्ट में सेम चीज़ें ना, और सुपरवाइजरी कैपेसिटी, आईडी एक्ट वाला सेम पैटर्न है ये इन पे लागू नहीं होते, ठीक है।
नेक्स्ट में चलते हैं, अभी सर्टिफिकेशन कैसे होता है। सर्टिफिकेशन कैसे होता है, तो पहली बात तो ये जान लो कि ये सर्टिफिकेशन जो स्टार्ट होता है, रजिस्टर होता है, वो सेक्टर 3 से स्टार्ट होता है। इट इज़ मैंडेटरी टू एवरी एम्प्लॉयर कवर्ड अंडर द ISO, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉयर है, वो उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ISO में आती है, ठीक है, तो उसे स्टैंडिंग ऑर्डर जो भी वो एम्प्लॉय रख रहा है उनके लिए जो भी उसने रूल्स बनाए हैं वो सर्टिफाई होने चाहिए, ठीक है। इसकी 5 कॉपी सबमिट करके आएगा वो सेट ऑफ रूल्स की या कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। 5 कॉपीज़, ये है सेक्शन 3 में बात है, ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स टू सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है। इसकी 5 कॉपी लेके जाएगा भाई, ठीक है। और सर्टिफाइंग ऑफिसर कौन कौन हो सकते हैं, वो लेबर कमिश्नर भी हो सकता है और रीजनल लेबर कमिश्नर भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके स्टेट पे या फिर आपकी इंडस्ट्री पे, वो यूनियन की इंडस्ट्री है या स्टेट की इंडस्ट्री। एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर। अगर मान लो गवर्नमेंट के पास ये दोनों बंदे उपलब्ध नहीं है या किसी तरह से उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, तो किसी और को भी किया जा सकता है सर्टिफाइंग ऑफिसर, ठीक है। तो इसमें होता है सर्टिफाइंग, इसमें रजिस्ट्रार नहीं होता भाई, इसमें सर्टिफाइंग ऑफिसर होता है, वो लेबर कमिश्नर या रीजनल लेबर कमिश्नर होता है। हमने रजिस्ट्रार टर्म पढ़ी थी ट्रेड यूनियन एक्ट में, ठीक है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर में होगा क्या क्या, मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये लिस्ट है, देखो इसमें क्लासिफिकेशन होती है वर्कमैन की, वो परमानेंट होंगे, टेम्परेरी होंगे, प्रोबेशनरी होंगे, कौन होंगे। देखो वर्कमैन को इन्फॉर्म करना है किस बारे में, वर्किंग आवर्स के बारे में और हॉलीडेज के बारे में, स्टैंडिंग ऑर्डर से करेंगे, लेकिन किस मोड में करेंगे, किस मेथड में करेंगे, ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस एंड कंडीशन ऑफ ग्रांटिंग लीव्स, भाई अटेंडेंस कैसे लगेगी, कितने से कितने बजे तक होगी, और किस हालात में आपको छुट्टी मिलेगी और किस हालात में नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर कोई मैटर हो जाता है तो उसके रीड्रेसल का वे आउट, ठीक है। अगर कोई टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ वर्क होती है उसको भी लिखो, ठीक है। अगर प्रोविजंस कंसर्निंग द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द नोटिस बोर्ड, ठीक है। एक्शन इन एक्शन विद ए विच आर ट्रीटेड एज मिसकंडक्ट एंड द कंसिक्वेंसेस फॉर फॉल्ट, ठीक है। मिसकंडक्ट से रिलेटेड ग्रीवांस, मतलब जो भी इससे रिलेटेड जो भी इंक्वायरी होगी वो, ठीक है, उसकी डिटेल्स। ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, अगर कोई ग्रीवांस होती है किसी भी वर्कर की, कोई कंप्लेन होती है, उसके रिड्रेसल के लिए मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है। या फिर उसके खिलाफ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, अगर उसे लग रहा है तो उसका क्या रिड्रेसल जो है वो अच्छे से होना चाहिए। अटेंडेंस मार्किंग सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन, देखो टर्मिनेशन किस हालात में किया जा सकता है, ठीक है, इसका, ठीक है। और आगे आगे प्रोसीजर फॉर अवेलिंग लीव, छुट्टी कैसे ले सकते हो आप, एनकैशमेंट कैसे ले सकते हो, एक्यूमुलेशन लीव्स का, ठीक है। और आगे आ जाता है भाई, आगे आता है वर्कमैन रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन। वर्कमैन के ये कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें याद रखना। अब आती है अच्छी बात, देखो भाई क्या होता है, अगर मान लो किसी ने स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया ही नहीं अभी तक, कंपनी ने, सॉरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया ही नहीं अभी तक। जब तक नहीं बनाना तब तक टेम्पलेट के तौर पे, टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट के तौर पे आप क्या यूज़ करते हो, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को फॉलो करते हो, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स अप्लाइज टू एन industrial establishment from the time of Industrial Employment Standing Order Act becomes applicable to such establishment till the time the standing orders of the establishment are finalized and finally certified। देखो भाई, अब मान लो किसी ने फैक्ट्री खोली, ओ सॉरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट खोली, ठीक है, और उसने 100 से ज़्यादा वर्कर रख लिए, तो उस पर तो 100 प्लस वर्कर रख लिए तो उस पर लागू तो हो गया। लेकिन अब उसे सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए, वर्किंग कंडीशंस ऑफ वर्क बनाने के लिए टाइम तो चाहिए। जब तक बन के और सबमिट होके और सर्टिफाई नहीं हो जाता तब तक जो मॉडल स्टैंडिंग रूल्स हैं वो लागू रहेंगे उस पर। अब देखो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या होते होंगे, सिंपल है, टेम्पलेट है बना बनाया, ठीक है, बना बनाया टेम्पलेट है और वो लागू हो जाता होगा। अभी क्या किया गया IRC में, क्या किया गया है, ठीक है। अभी तो ये सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होता था, मॉडल कॉमन होता था सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए। IRC कहता नहीं, इसको सेक्टर वाइज बनाओ, सेक्टर वाइज बनाओ, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि IRC ने बोला है, ठीक है, कि इसको सेक्टर वाइज बनाओ। सेक्टर वाइज कैसे, जैसे IT सेक्टर है, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ठीक है। तो इनके लिए नॉर्म्स जो है वो कभी सेम नहीं हो सकते,
ठीक है। तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर इनके लिए सेम नहीं हो सकते, तो सभी सेक्टर्स के लिए क्या बनेंगे, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनेंगे। ये कहता है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। पहले सिंपल क्या कहते हैं, कोई मॉडल स्टैंडिंग रूल होते थे वो लागू हो जाते थे किसी भी एस्टेब्लिशमेंट पे, ठीक है। अब होता है सर्टिफिकेशन की प्रोसेस। देखो सेक्शन 5 है भाई इसका, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर टू सेंड ए कॉपी ऑफ ड्राफ्ट टू वर्कमैन और ट्रेड यूनियन along with a notice calling for objection that shall be submitted to him within 15 days। अब देखो भाई ये करता क्या है, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास से स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ से आया, जो ड्राफ्ट आया वो किसके पास गया, सीधा गया सर्टिफाइंग सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर उसे अप्रूव नहीं करता, उसे भेजता है थर्ड पार्टी को, यानी कि सेकंड पार्टी को। वो है कौन, वर्कर्स को, ठीक है, वर्कर्स को भेजता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। फिर इनसे लेता है फीडबैक, उसके लिए टाइम ड्यूरेशन होती है ओनली 15 डेज। 15 डेज में, ठीक है, ठीक है, 15 डेज के अंदर अंदर अपनी ग्रीवांस या फिर अपने जो विचार हैं वो व्यक्त करें सर्टिफाइंग ऑफिसर के बाद पास, ठीक है, सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास। अब जो ऑब्जेक्शंस आए हैं कहाँ से आए हैं, वर्कर्स से, उनके साथ क्या होगा, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। तो इस केस में क्या होगा, जो भी रिप्रेजेंटेशन आई है 15 दिन में, ये सारी की सारी वर्कमैन जो है वो किसको बताएगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को बताएगा, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को बताएगा, ठीक है। किसको बताएगा, सर्टिफाइंग ऑफिसर को, सॉरी वर्कर्स को बताएगा, ठीक है। अब होता क्या है, आफ्टर विच द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल डिसाइड एंड पास इन ऑर्डर फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। तो उसके बाद क्या करेगा वो, जो भी होगा उस पर साइन कर देगा, अगर उनसे उनकी सहमति बन जाती है तो, ठीक है। फाइनली द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल सर्टिफाई सच स्टैंडिंग ऑर्डर एंड देयर बाय विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर जो कॉपी जो है वो, ठीक है, उसकी ऑर्डर की कॉपी जो है वो सर्कुलेट हो जानी चाहिए, ठीक है। अब आता है अभी अपील्स 6। एन एनी रिलेटेड पार्टी अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ सर्टिफाइंग ऑफिसर मे रिपील टू appellate authority within 30 days, provided that its decision of confirming such standing order or amending it shall be final, ठीक है। द appellate authority shall thereafter send copies of standing order if amended to the relative parties within 7 days। सिंपल सी बात है, अभी अब किसी को कोई इशू हो गया, वो बंदा जाएगा कोर्ट। कोर्ट कौन कौन सी होंगी इसमें, लेबर कोर्ट होगी या लेबर क्या होगी, ट्रिब्यूनल होगी, ठीक है। उसमें जाएगा, अपना इशू बताएगा, ठीक है। और ये बताना है उसे कितने दिन में, सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर बताना है। लीगल प्रोसीडिंग है ये एक तरह से, ठीक है, ठीक है। अगर प्रोवाइडेड दैट इट्स डिसीजन ऑफ कन्फर्मिंग सच स्टैंडिंग ऑर्डर और अमेंडिंग इज शैल बी फाइनल, द अपीलेट अथॉरिटी शैल देयर आफ्टर सेंड कॉपीज ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर। अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए, ठीक है, अगर कोई चेंजेस हुए इसके अपील करने से, ठीक है, कुछ चेंजेस हुए, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा कॉपीज किसको भेज देगा, दोनों पार्टीज को भेज देगा, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को भेज देगा, ठीक है। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को भेज देगा कौन, ठीक है, सर्टिफाइंग ऑफिसर। अब देखो मॉडिफिकेशन, सीधी सी बात है, अगर एक बार कोई स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया ना तो उसको 6 महीने तक तो हिलाया तक नहीं जा सकता, ठीक है। 6 महीने बाद उसे क्या कहते हैं, सेक्शन 7 के तहत हिलाया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अब वो हिलाया कैसे सकता है, फर्दर सब्जेक्ट टू सेक्शन 10(1) and other provision of the act, the parties may apply to setting officer of modification in the standing order by annexing 5 copies of proposal and certified copy of agreement for modification। अब मान लेते हैं वर्कर्स और एम्प्लॉयर बैठे थे, उन दोनों ने डिसाइड किया कि ये पॉइंट जो है वो 1 नंबर पॉइंट जो है वो ऐड करवाना है इसमें। तो दोनों मिल के जब साइन करके किसको देंगे, 5 कॉपीज़ देंगे सर्टिफाइंग ऑफिसर को, और अपनी साइन की हुई प्रपोज मतलब सर्टिफाइड कॉपी देंगे, सॉरी हाँ ठीक है। तो 5 कॉपीज़ उसको देंगे और वो उस पर एग्री, अगर वो दोनों एग्रीमेंट बताएंगे अपना, ठीक है, तो उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है।
पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। सब्सिस्टेंस अलाउंस किसी को कब मिलता है? देखो, ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो ये याद रखिएगा कि अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया जाता है, सूट फाइल होता है कोई, वेयर एन वर्कमैन इज नोन टू बी सस्पेंडेड, तो वो सस्पेंड हो जाता होता है, ठीक है। सस्पेंडेड एट द इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट्स और चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई चार्जेस लगे, कोई मुकदमा लगा, ठीक है, तो वो सस्पेंड हो गया। अब सस्पेंड हो गया तो भाई उसका खर्चा पानी कैसे चलेगा? हो सकता है वो बेचारा बाद में गिल्टी ना हो, तो इसके लिए प्रोविजन है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू पे टू सच वर्कमैन सब्सिस्टेंस अलाउंस एट द फॉलोइंग रेट्स, ठीक है। ये पार्ट होता है स्टैंडिंग ऑर्डर का, पार्ट होता है, उसमें डिफाइन होता है वैसे। 90 दिन के लिए 50% मिलेगा, ठीक है, वेजेस का। डेट ऑफ सस्पेंशन से जस्ट बाद में 90 दिन के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए अप्रोक्स 50% मिलेगा, ठीक है, वेजेस का। और आगे 90 दिन से 91 दिन से लेकर 180 दिन तक, ठीक है, 75% मिलेगी। किसका? जो वेजेस ऑफ सस्पेंशन ऊपर मिल रहे थे ना 75, ऐसा नहीं कि पहले जो है वो ये तो 50 मिल रही थी, ये 75 मिल रही, नहीं ऐसा नहीं। ये अगर 100 में से 50 मिल रहे थे तो उस 50 का भी 75% रह जाएगी, ये 37.5 जो पैसे मिल रहे थे उसे, उसका 75%, यानी कि अगर उसे 50% मिल रहे थे तो 50% का 3/4 ही मिलेगी, ठीक है। इफ द डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, ठीक है, अगर उसके में डिले होती रहती है, प्रोसीडिंग में डिले होती रहती है, वर्कमैन इज नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू कंडक्ट ऑफ सच वर्कमैन, ठीक है, तो उसे वर्कमैन नहीं समझा जाएगा। वर्चुअली द ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन डज नॉट पुट एन एंड टू ए वर्कमैन सर्विस दो ही इज नॉट परमिटेड टू वर्क एंड इज पेड ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस विच इज लेस देन इट्स सैलरी, ठीक है। द रिड्यूस रेट ऑफ वेज कंस्टिट्यूट सब्सिस्टेंस अलाउंस, ठीक है। देख लो भाई, इसमें मिलता है 50%, और वेजेस ऑफ सस्पेंशन उसको 91 डेज से लेकर 180 दिन तक मिल रहे थे 75%, ठीक है। अब देखो पेनल्टीज़ की बात आती है, इसमें पेनल्टीज़ क्या क्या होती हैं। अगर मान लो किसी एम्प्लॉयर ने क्या किया, स्टैंडिंग ऑर्डर बनाया ही नहीं, ठीक है, या फिर उसको मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, और द कंसर्न ऑफिसर में 5,000 रुपये की पेनल्टी लगा सकता है भाई वो, ठीक है। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, 5,000 की। अगर मान लो अपनी तरफ से अमेंड कर लिया उसने, ठीक है, मॉडिफिकेशन कर लिया, या अभी तक बनाया ही नहीं, ठीक है, तो उसको 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर वो लगातार ये ऑफेंस करता रहता है तो 200 रुपये पर डे के हिसाब से आगे उसके बिल बनता रहेगा, ठीक है जी। ये है पेनल्टी है सेक्शन 13। इफ़ द एस्टेब्लिशमेंट डज एनी एक्ट इन वायोलेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर आफ्टर getting certified under the act, then the employer will be punishable with the penalty of which be more than 100, and in case of contribution offense may impose a fine of rupees 24 every day till the office continues. Now interpretation, any question relating to application interpretation of act may be referred to the labor courts constituted for this purpose, whose डिसीजन शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टीज। लेबर कोर्ट के पास मामला गया तो वो बाइंडिंग डिसीजन आएगा। डेलीगेशन ऑफ पावर, ठीक है। Appropriate government may delegate to its power under act to an officer or subordinate authority to the central or the state government as the case may be and subject to such directions as may be provided under the notification. Power of making rules, ठीक है, पावर टू मेक रूल्स, ठीक है। अब इसमें पावर होती है भी, ये रूल्स कुछ भी बना सकता है। देखो अब इसमें क्या है, इस पूरे एक्ट में एक शेड्यूल है और टोटल जो है वो 15 सेक्शन है, ठीक है। एक शेड्यूल है और 15 सेक्शन है, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, एक शेड्यूल है और 15 सेक्शंस है। अब 12A क्या कहता है, वो 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये 12A सिंपल कहता है कि अगर किसी ने कोई भी स्टैंडिंग रूल्स जो है वो नहीं बनाए हैं, वो जब तक सबमिट नहीं कर देता उन्हें, तब तक क्या लगेगा उसको,
ठीक है। सबमिट नहीं करता तब तक क्या लागू होगा उस पर? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स लागू होंगे, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स। और अभी जो है वो सेक्टर वाइज बनते हैं ये, पहले कॉमन होते थे, कॉमन टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट्स, ठीक है। और ये कहता है सेक्शन 12A, और ये अमेंडमेंट हुई है 1956 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। हाँ, तो आईएसओ जो है वो एक एक्ट है जो पार्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, IRC 2020 का एक पार्ट है IESO, ठीक है। एक ट्रेड यूनियन था, वो हम पढ़ चुके, और एक था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके। और आज हमने पढ़ा है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, ठीक है। तो अगर इसको थोड़ा सा रिवाइज करना चाहें तो सिंपल बात है कि कोई भी अगर एम्प्लॉई है, वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ काम करने जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ काम करने जाता है अगर, तो उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, वो प्री डिफाइंड होने चाहिए, और वो उसको डिफाइन भी किया गया होना चाहिए और डिफाइन किया गया होना चाहिए। अगर बोल लें तो क्या किया होना चाहिए? वो डिफाइन होने चाहिए टर्म्स, ठीक है, डिफाइंस होनी चाहिए टर्म्स, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सबको सेम चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या किए जाते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है इसके लिए, ठीक है, जिसमें स्टैंडिंग ऑर्डर्स पास किए जाते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, लेकिन 6 महीने वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऑर्डर पास हो जाता है तो उसके लिए 6 महीने वेट करना पड़ता है, ओके। और नेक्स्ट आता है कि सर्टिफाइंग ऑफिसर के लिए अब लिमिट कर दी गई है भाई, सर्टिफाइंग ऑफिसर के लिए अब लिमिट कर दी गई है, ठीक है। तो सर्टिफिकेशन की जो टाइम लिमिट है वो है 15 डेज, ओके, 15 डेज। तो ये सब आप लोग याद रखना, ठीक है। ये एसेंशियल पार्ट था किसका? इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, ठीक है। पहले 2 एक्ट हम पहले ही कर चुके हैं, एक है ID एक्ट और एक है ट्रेड यूनियन एक्ट, ठीक है। और तीसरा आ जाता है IESO, जो आज हमने अभी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये एक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास अब पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मैं आगे भी लेक्चर लाता रहूँगा, लेबर लॉ से रिलेटेड, अकाउंटेंसी से रिलेटेड भी जल्दी ही सीरीज लॉन्च होने वाली है, ठीक है। और आज एक वीडियो और आएगी, वो होगी मैथ्स का पार्ट 3। मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सारे के सारे रेलेवेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा।